सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है सुरेंद्र प्रकाश के अफ़सानवी मजमूए बिजूका में शामिल अफ़साना बिजूका। प्रेमचंद की कहानी का होरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसकी पलकों और भौं तक के बाल सफ़ेद हो गए थे। कमर में खम पड़ गया था और हाथों की नसें सांवले खुरदरे गोश्त में से उभर आई थीं। इस इसना में उसके यहाँ दो बेटे हुए थे जो अब नहीं रहे। एक गंगा में नहा रहा था कि डूब गया और दूसरा पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के साथ उसका मुकाबला क्यों हुआ, इसमें कुछ ऐसी बताने की बात नहीं। जब भी कोई आदमी अपने वजूद से वाकिफ होता है और अपने इर्द गिर्द फैली हुई बेचैनी महसूस करने लगता है तो उसका पुलिस के साथ मुकाबला हो जाना कुदरती हो जाता है। बस ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ था और बूढ़े होरी के हाथ हल के हत्थे को थामे हुए एक बार ढीले पड़े, जरा कांपे और फिर उनकी गिरफ्त अपने आप मजबूत हो गई। उसने बैलों को हाँक लगाई और हल का फल जमीन का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ गया। उन दोनों बेटों की बीवियां थीं और आगे उनके 5 बच्चे, 3 गंगा में डूबने वाले के और 2 पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले के। अब उन सब की परवरिश का बार होरी पर आन पड़ा था और उसके बूढ़े जिस्म में खून जोर से गर्दिश करने लगा था। उस दिन आसमान सूरज निकलने से पहले कुछ ज्यादा ही सुर्ख था और होरी के आंगन के कुएं के गिर्द 5 बच्चे नंग धड़ंग बैठे नहा रहे थे। उसकी बड़ी बहू कुएं से पानी निकालकर उन पर बारी बारी उंडेलती जा रही थी और वो उछलते हुए अपना पिंडा मलते पानी उछाल रहे थे। छोटी बहू बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर चंगेरी में डाल रही थी और होरी अंदर कपड़े बदल कर पगड़ी बांध रहा था। पगड़ी बांधकर उसने ताकचे में रखे आईने में अपना चेहरा देखा। सारे चेहरे पर लकीरें फैल गई थी। उसने करीब ही लटकी हुई हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर के सामने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाया और फिर दरवाजे में से गुजरकर बाहर आंगन में आ गया। सब तैयार हैं? उसने कदरे ऊंची आवाज में पूछा। हाँ बापू, सब बच्चे एक साथ बोल उठे। बहुओं ने अपने सरों पर पल्लू दुरुस्त किए और उनके हाथ तेजी से चलने लगे। होरी ने देखा अभी तक कोई भी तैयार नहीं था, सब झूठ बोल रहे थे। उसने सोचा, ये झूठ हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। अगर भगवान ने हमें झूठ जैसी नेमत न दी होती तो लोग धड़ाधड़ मरने लग जाते। उनके पास जीने का कोई बहाना न रह जाता। हम पहले झूठ बोलते हैं और फिर उसे सच साबित करने की कोशिश में देर तक जिंदा रहते हैं। होरी के पोते पोतियां और बहुएं अभी अभी बोले हुए झूठ को सच साबित करने में पूरी तंदेही से जुट गईं। जब तक होरी ने एक कोने में पड़े कटाई के औजार निकाले और अब वो सचमुच तैयार हो चुके थे। उनका खेत लहलहा उठा था, फसल पक गई थी और आज कटाई का दिन था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई त्यौहार हो। सब बड़े चाव से जल्द अज जल्द खेत पर पहुंचने की कोशिश में थे कि उन्होंने देखा सूरज की सुनहरी किरणों ने सारे घर को अपने जादू में जकड़ लिया है। होरी ने अंगोछा कंधे पर रखते हुए सोचा, कितना अच्छा समय आ पहुंचा है। न अहलमंदी की धौंस, न बनिए का खटका, न अंग्रेज की जोर जबरदस्ती और न जमींदार का हिस्सा। उसकी नज़रों के सामने हरे हरे खोशे झूम उठे। चलो बापू। उसके बड़े पोते ने उसकी उंगली पकड़ ली। बाकी बच्चे उसकी टांगों के साथ लिपट गए। बड़े बहू ने कोठरी का दरवाज़ा बंद किया और छोटी बहू ने रोटियों की पोटली सर पर रखी। वीर बजरंगी का नाम लेकर सब बाहर की चार दीवारी वाले दरवाजे में से निकलकर गली में आ गए और फिर दाईं तरफ मुड़कर अपने खेत की तरफ बढ़ने लगे। गांव की गलियों गलियारों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोग खेतों को आ जा रहे थे। सबके दिलों में मुसर्रत के अनार फूटते महसूस हो रहे थे। सबकी आंखें पक्की फसलें देखकर चमक रही थीं। होरी को लगा जैसे जिंदगी कल से आज जरा मुख्तलिफ है। उसने पलट कर अपने पीछे आते हुए बच्चों की तरफ देखा। वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे किसान के बच्चे होते हैं, सांवले मरियल से, जो जीप गाड़ी के पहियों की आवाज़ और मौसम की आहट से डर जाते हैं। बहुएं वैसी ही थीं जैसी कि गरीब किसान की बेवा औरतें होती हैं, चेहरे घूंघटों में छुपे हुए और लिबास की एक एक सिलवट में गरीबी जुओं की तरह छुपी बैठी थी। वो सर झुकाकर फिर आगे बढ़ने लगा। गांव के आखिरी मकान से गुजरकर आगे खुले खेत थे। करीब ही रहट खामोश खड़ा था। नीम के दरख्त के नीचे एक कुत्ता बेफिक्री से सोया हुआ था।
दूर तवेले में कुछ गायें, भैंसे और बैल चारा खाकर फुनकार रहे थे। सामने दूर दूर तक लहलहाते हुए सुनहरी खेत थे। उन सब खेतों के बाद जरा दूर, जब ये सब खेत खत्म हो जाएंगे, और फिर छोटा सा नाला पार करके अलग थलग होरी का खेत था, जिसमें झोना पक कर अंगड़ाइयां ले रहा था। वो सब पगडंडियों पर चलते हुए दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे रंग बिरंगे कपड़े घास पर रेंग रहे हों। वो सब खेत की तरफ जा रहे थे, जिसके आगे थल था, दूर दूर तक फैला हुआ, जिसमें कहीं हरियाली नजर न आती थी। बस थोड़ी बेजान मिट्टी थी, जिसमें पांव रखते ही धंस जाता था, और मिट्टी यूं भुरभुरी हो गई थी जैसे उसके दोनों बेटों की हड्डियां चिता में जलकर फूल बन गई थीं और फिर हाथ लगाते ही रेत की तरह बिखर जाती थीं। वो थल धीरे धीरे बढ़ रहा था। होरी को याद आया, पिछले 50 वर्षों में वो 2 हाथ आगे बढ़ाया था। होरी चाहता था जब तक बच्चे जवान हों, वो थल उसके खेत तक न पहुंचे, और तब तक वो खुद किसी थल का हिस्सा बन चुका होगा। पगडंडियों का न खत्म होने वाला सिलसिला, और उस पर होरी और उसके खानदान के लोगों के हरकत करते हुए नंगे पांव। सूरज आसमान की मशरकी खिड़की में से झांक कर देख रहा था। चलते चलते उनके पांव मिट्टी से अट गए थे। कई इर्द गिर्द के खेतों में लोग कटाई करने में मसरूफ थे। वो आते जाते को राम राम कहते, और फिर किसी अनजाने जोश और वलवले के साथ टहनियों को दरांती से काट कर एक तरफ रख देते। उन्होंने बारी बारी नाला पार किया। नाले में पानी नाम को भी न था बहने को। अंदर की रेत मिली मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी, और उस पर अजीबो गरीब नक्शो निगार बने थे। वो पानी के पाँव के निशान थे, और सामने लहलहाता हुआ खेत नजर आ रहा था। सबका दिल बल्लियों उछलने लगा। फसल कटेगी तो उनका आंगन फूस से भर जाएगा, और कोठरी अनाज से। फिर खटिया पर बैठकर भात खाने का मजा आएगा। क्या डकारें आएंगी पेट भर जाने के बाद। उन सब ने एक ही बार सोचा। अचानक होरी के कदम रुक गए। वो सब भी रुक गए। होरी खेत की तरफ हैरानी से देख रहा था। वो सब कभी होरी और कभी खेत को देख रहे थे कि अचानक होरी के जिस्म में जैसे बिजली की सी फुर्ती पैदा हुई। उसने चंद कदम आगे बढ़कर बड़े जोश से आवाज लगाई, अबे कौन है और फिर सबने देखा, उनके खेत में पकी हुई फसल में कुछ बेचैनी के आसार थे। अब वो सब होरी के पीछे पीछे तेज तेज कदम बढ़ाने लगे। होरी फिर चिल्लाया, अबे कौन है रे, बोलता क्यों नहीं, कौन फसल काट रहा है मेरी। मगर खेत में से कोई जवाब न मिला। अब वो करीब आ चुके थे, और खेत के दूसरे कोने पर दरांती चलने की सड़ाप सड़ाप की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। सब कदरे सहम गए। फिर होरी ने हिम्मत से ललकारा, कौन है हराम का जना, बोलता क्यों नहीं, और अपने हाथ में पकड़ी दरांती सूंत ली। अचानक खेत के परले हिस्से में से एक ढांचा सा उभरा, और जैसे मुस्कुरा कर उन्हें देखने लगा हो। मैं हूं होरी काका, बिजू का। उसने अपने हाथ में पकड़ी दरांती फिजा में हिलाते हुए जवाब दिया। सबकी मारे खौफ के घुटी घुटी सी चीख निकल गई। उनके रंग जर्द पड़ गए, और होरी के होंठों पर गोया सफ़ेद पपड़ी सी जम गई। कुछ देर के लिए वो सब सकते में आ गए, और बिल्कुल खामोश खड़े रहे। वो कुछ देर कितनी थी, एक पल, एक सदी, या फिर एक युग, इसका उनमें से किसी को अंदाजा न हुआ, जब तक कि उन्होंने होरी की गुस्से से कांपती हुई आवाज़ न सुनी। उन्हें अपनी जिंदगी का एहसास न हुआ। तुम, बिजूका तुम, अरे तुमको तो मैंने खेत की निगरानी के लिए बनाया था, बांस की फांकों से, और तुमको उस अंग्रेज शिकारी के कपड़े पहनाए थे जिसके शिकार में मेरा बाप हांका लगाता था, और वो जाते हुए खुश होकर अपने फटे हुए खाकी कपड़े मेरे बाप को दे गया था। तेरा चेहरा मेरे घर की बेकार हांडी से बना था, और उस पर उसी अंग्रेज शिकारी का टोपा रख दिया था। अरे तू बेजान पुतला मेरी फसल काट रहा है। होरी कहता हुआ आगे बढ़ रहा था, और बिजू का बदस्तूर उनकी तरफ देखता हुआ मुस्कुरा रहा था, जैसे उस पर होरी की किसी बात का कोई असर न हुआ हो। जैसे ही वो करीब पहुंचे, उन्होंने देखा फसल एक चौथाई के करीब कट चुकी है, और बिजू का उसके करीब दराती हाथ में लिए खड़ा मुस्कुरा रहा है। वो सब हैरान हुए कि उसके पास दराती कहाँ से आ गई। वो कई महीनों से उसे देख रहे थे। बेजान बिजू का दोनों हाथों से खाली खड़ा रहता था, मगर आज वो आदमी लग रहा था, गोश्त पोस्त का उन जैसा आदमी। ये मंजर देखकर होरी तो जैसे पागल हो उठा। उसने आगे बढ़कर उसे एक जोरदार धक्का दिया।
मगर बिजूका तो अपनी जगह से बिल्कुल न हिला। अलबत्ता होरी अपने ही जोर की मार खाकर दूर जा गिरा। सब लोग चीखते हुए होरी की तरफ बढ़े। वो अपनी कमर पर हाथ रखे उठने की कोशिश कर रहा था। सबने उसे सहारा दिया और उसने खौफजदा होकर बिजूका की तरफ देखते हुए कहा, तू मुझसे भी ताकतवर हो चुका है बिजूका। मुझसे, जिसने तुम्हें अपने हाथों से बनाया, अपनी फसल की हिफाजत के वास्ते। बिजूका हस्बे मामूल मुस्कुरा रहा था। फिर बोला, तुम खामखा खफा हो रहे हो होरी काका। मैंने तो सिर्फ अपने हिस्से की फसल काटी है, एक चौथाई। लेकिन तुमको क्या हक है मेरे बच्चों का हिस्सा लेने का? तुम कौन होते हो? मेरा हक है होरी काका, क्योंकि मैं हूं और मैंने इस खेत की हिफाजत की है। लेकिन मैंने तो तुम्हें बेजान समझकर यहाँ खड़ा किया था, और बेजान चीज का कोई हक नहीं होता। ये तुम्हारे हाथ में दराती कहाँ से आ गई? बिजूका ने एक जोरदार कहकहा लगाया। तुम बड़े भोले हो होरी काका। खुद ही मुझसे बातें कर रहे हो और फिर मुझको बेजान समझते हो। लेकिन तुमको ये दरांती और जिंदगी किसने दी? मैंने तो नहीं दी थी। ये मुझे आपसे आप मिल गई। जिस दिन तुमने मुझे बनाने के लिए बांस की फांकें चीरी थीं, अंग्रेज शिकारी के फटे पुराने कपड़े लाए थे, घर की बेकार हांडी पर मेरी आंखें, नाक, कान और मुंह बनाया था, उसी दिन इन सब चीज़ों में जिंदगी कुलबुला रही थी। और ये सब मिलकर मैं बना, और मैं फसल पकने तक यहाँ खड़ा रहा, और एक दरांती मेरे सारे वजूद में से आहिस्ता आहिस्ता निकलती रही। और जब फसल पक गई, वो दरांती मेरे हाथ में थी। लेकिन मैंने तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं की। मैं आज के दिन का इंतज़ार करता रहा, और आज जब तुम अपनी फसल काटने आए हो, मैंने अपना हिस्सा काट लिया। इसमें बिगड़ने की क्या बात? बिजूका ने आहिस्ता आहिस्ता सब कहा, ताकि उन सबको उसकी बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब साजिश है। मैं तुम्हें एक तिनका भी ले जाने नहीं दूंगा। होरी चीखा, और बिजूका ने मुस्कुराते हुए दरांती फेंक दी। गांव की चौपाल पर पंचायत लगी। पंच और सरपंच सब मौजूद थे। होरी अपने पोते पोतियों के साथ बीच में बैठा था। उसका चेहरा मारे गम के मुरझाया हुआ था। उसकी दोनों बहुएं दूसरी औरतों के साथ खड़ी थीं और बिजूका का इंतजार था। आज पंचायत में अपना फैसला सुनाना था। मुकदमे के दोनों फरीक अपना अपना बयान दे चुके थे। आखिर दूर से बिजूका खरामा खरामा आता हुआ दिखाई दिया। सबकी नज़रें उस तरफ उठ गईं। वो वैसे ही मुस्कुराता हुआ आ रहा था। जैसे ही वो चौपाल में दाखिल हुआ, सब गैर इरादी तौर पर उठ खड़े हुए और उनके सर ताजीमन झुक गए। होरी ये तमाशा देखकर तड़प उठा। उसे लगा जैसे बिजूका ने सारे गांव के लोगों का ज़मीर खरीद लिया है, पंचायत का इंसाफ खरीद लिया है। वो अपने आप को तेज पानी में बेबस आदमी की तरह हाथ पांव मारता हुआ महसूस करने लगा। आखिर सरपंच ने अपना फैसला सुनाया। होरी का सारा वजूद कांपने लगा। उसने पंचायत के फैसले को कबूल करते हुए फसल का चौथाई हिस्सा बिजूका को देना मंजूर कर लिया, और फिर खड़ा होकर अपने पोतों से कहने लगा, सुनो, ये शायद हमारी ज़िंदगी की आखिरी फसल है। अभी थल खेत से कुछ दूरी पर है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, अपनी फसल की हिफाजत के लिए फिर कभी बिजूका ना बनाना। अगले बरस जब हल चलेंगे, बीज बोया जाएगा और बारिश का अमृत खेत में से कोंपलों को जन्म देगा, तो मुझे एक बांस पर बांध कर खेत में खड़ा कर देना, बिजूका की जगह पर। मैं तब तक तुम्हारी फसलों की हिफाजत करूंगा जब तक थल आगे बढ़कर खेत की मिट्टी को निगल नहीं लेगा और तुम्हारे खेतों की मिट्टी भुरभुरी नहीं हो जाएगी। मुझे वहां से हटाना नहीं, वहीं रहने देना, ताकि जब लोग देखें तो उन्हें याद आए कि बिजूका नहीं बनाना, कि बिजूका बेजान नहीं होता। आपसे आप उसे ज़िंदगी मिल जाती है और उसका वजूद उसे दरांती थमा देता है और उसका फसल की एक चौथाई पर हक हो जाता है। होरी ने कहा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने खेत की तरफ बढ़ा। उसके पोते और पोतियां उसके पीछे थे, और फिर उसकी बहुएं और उनके पीछे गांव के दूसरे लोग सर झुकाए हुए चल रहे थे। खेत के करीब पहुंचकर होरी गिरा और ख़त्म हो गया। उसके पोते पोतियों ने उसे एक बांस से बांधना शुरू किया और बाकी के सब लोग ये तमाशा देखते रहे। बिजूका ने अपने सर पर रखा शिकारी टोपा उतारकर सीने के साथ लगा लिया और अपना सर झुका दिया।